दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बेदखली। बेदखली जैसा इसके शब्द से ही लग रहा है कि ये कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे अगर किसी का कब्जा गलत तरीके से बना हुआ है तो उसको किस तरह से हटाया जाता है। बेदखली इंग्लिश में इसको इजेक्टमेंट भी कहते हैं। ये यूपीआरसी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की धारा 130 से लेकर के 137 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। इसका वर्णन इन धाराओं के 130 से लेकर के 137 के बीच में 7 धाराओं में इसका वर्णन है। तो यूपीआरसी की एक धारा है, धारा 95, जिसके अंतर्गत जो संक्रमणीय भूमिधर हैं उनको अपनी भूमि लीज पर देने या पट्टे पर देने का प्रावधान है। यानी लीज, लेकिन प्रावधान ये है कि वही व्यक्ति लीज पर दे सकता है जो खुद खेती करने में असमर्थ हो। यानी वो किसी तरह से इतना बीमार हो गया है कि वो खेती नहीं कर सकता है, या मान लीजिए वो कहीं पर बाहर चला गया है, कोई पढ़ाई करने चला गया है और वो स्वयं अपनी खेती नहीं कर पा रहा है। कोई महिला है जो खेती करने में असमर्थ है। तो ऐसे लोग जो खेती करने में असमर्थ हैं किसी कारणवश, वो अपनी ज़मीन को पट्टे पर दे सकते हैं। तो ये पट्टे पर देने का प्रावधान संक्रमणीय भूमिधर और असंक्रमणीय भूमिधर दोनों लोगों को है। यानी अगर वो लैंड ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है या नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से संक्रमणीय भूमिधर और असंक्रमणीय भूमिधर दोनों ही अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं। तो पट्टे पर देने के लिए उनको सबसे पहले पट्टे की शर्तें उनको खुद तय करनी होती हैं कि वो किन शर्तों पर अपनी ज़मीन पट्टे पर देंगे। अगर मान लो उन्होंने मान लीजिए 3 साल के लिए अपनी ज़मीन पट्टे पर दी या 1 साल के लिए पट्टे पर दी, तो बाकायदे उनको रिटन में एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि इस तरह से लोग पट्टे पर देते नहीं हैं, लेकिन जो सही प्रावधान है वो यही है। अगर आपने पट्टे पर दिया है, अब पट्टे की शर्तें आदमी नहीं मान रहा है, या मान लीजिए कोई और दिक्कत आ गई है और आप उसको बेदखल करना चाहते हैं, तब आपको किस तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो धारा 130 है उसमें ये प्रावधान है कि किसी भी भूमिधर को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको उसकी ज़मीन से हटाया नहीं जा सकता। यानी कानूनी प्रक्रिया ही उनको अपनानी पड़ेगी। बिना कानूनी प्रक्रिया के वो अपनी ज़मीन से उसको नहीं हटा सकते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान मैं अब आगे आपको बताऊंगा कि उसको क्या क्या इसमें पालन करना पड़ेगा। तो पहले तो ड्यू प्रोसेस से ही उसको हटाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि आसामी के विरुद्ध जो वाद लाया जा रहा है वो धारा 131 में है, और वो क्या क्या है। पहला है जैसे हित समाप्ति, यानी जो आपने आसामी को ज़मीन दी है और आसामी का हित समाप्त हो गया, उसका टाइटल उसमें से ख़त्म हो गया, तो आप ला सकते हो। पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, या भूमि को आसामी को आपने अपनी ज़मीन पट्टे पर दी थी लेकिन पट्टे पर खेती करने के लिए दी, वो उसको किसी अन्य कार्य में उपयोग में ला रहा है। जैसे मान लीजिए कि वो उस पर टोंगिया रीति से कोई वन लगा रहा है या पेड़ लगा रहा है, ट्री प्लांटेशन कर रहा है, या मान लीजिए वो उसको घेर के आबादी के रूप में लाना चाहता है, तो ये वो जो पट्टे की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि आपने आसामी को जो ज़मीन दी है वो उसको खेती करने के लिए दी है। इसी तरह से चूँकि आप निःशक्त होने पर ही, यानी इनकैपेसिटेट होने पर ही आप अपनी ज़मीन पट्टे पर दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अब आपकी वो आप जो निःशक्तता थी वो आपकी ख़त्म हो गई, अब आप सही हो गए, आप कहीं बाहर गए हुए थे, लौट के आ गए, और आप बीमार थे तब आ गए, तो भी आप अपनी ज़मीन को खुद आप ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी इतना बुढ़ा हो गया है कि वो खुद ज़मीन कर ही नहीं सकता और कोई उसके घर में कोई है नहीं ज़मीन करने लायक, और वो ज़मीन को पट्टे पर दे रहा है। तो उस केस में चूँकि वो बूढ़ा ही है, वो वापस
ये चाहता है कि मैंने जिसको पट्टे पे दी है अब मैं उससे अपना पट्टा लेकर के दूसरे को दे दूं, तब वो अवधि समाप्ति के बाद ये काम वो कर सकता है। पांचवा इसका रीज़न है कि 30 दिन के अंदर लगान ना देने के कारण अगर आपका ये तय हुआ है उससे कि आप हर महीने के महीने हमें लगान दोगे, तो वो लगान नहीं दे रहा है तो भी उसको हटाया जा सकता है। अगर जो आसामी है उस आसामी ने भूमि का ट्रांसफ़र किसी और को कर दिया और ये आपके संज्ञान में आता है तो आप उसको हटा सकते हो। और ये बाद जो चूँकि आपने उसको आसामी के रूप में दिया है, आसामी को खुद पता है कि उसके राइट मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए है, तो इसलिए आपको ये बाद चलाने के लिए आपको कोई पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। और साथ ही साथ बेदखली और अगर उसने आपकी ज़मीन में कोई क्षतिपूर्ति कारित कर दी है तो उसकी क्षतिपूर्ति मतलब कोई डैमेज कर दिया है तो उस डैमेज की भरपाई का जो बाद है वो दोनों एक साथ लाई जा सकते हैं। यानी आप उससे डैमेज भी क्लेम कर सकते हो और उसको अपनी ज़मीन से हटा भी सकते हो, यानी उसको इजेक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये धारा 131 में इस तरह से ये 6 जो कारण अभी मैंने आपको बताए वो कारण हैं जिनके आप उनको ला सकते हैं। इसी तरह से एक चीज़ और भी है कि अगर मान लीजिए, चूँकि जैसा आप जान रहे हैं कि हर संक्रमणीय भूमिधर या संक्रमणीय भूमिधर को लगान देना पड़ता है, लेकिन ये लगान जो 3.125 एकड़ से नीचे वाले किसान हैं उन पे माफ़ है और ऊपर वाले किसानों को सबको देना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर बहुत लगान आप पे बस इकट्ठा हो गया और आप लगान नहीं दे रहे हो, उस केस में भी सरकार की तरफ से आपकी ज़मीन को कुर्क करके नीलाम करके वो लगान वसूला जा सकता है और इजेक्टमेंट की कार्रवाई उस आधार पर भी करी जा सकती है। तो ये सरकार की तरफ से होती है। अब हम आते हैं सेक्शन 132 पर। यदि फसल पेड़, मान लीजिए आपने आसामी के लिए दिया, खेती करने के लिए उसको दिया और उसने उस पर कुछ अस्थाई टाइप के पेड़ भी उसने लगा लिए या उसने कोई और छोटा मोटा उस पर इम्प्रूवमेंट कर लिया या उसकी फसल उस समय खड़ी हुई है, तो उस केस में आसामी को ही, यानी जो लेसी है उसी को जो इम्प्रूवमेंट या जो उसने फसल उस पर लगाई है वो फसल उसी को मिलेगी, ये उसी का है। इसी तरह से फिर धारा 133 है इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि अगर आप बाद डाल रहे हैं तो बाद डालने के समय आपको लगता है कि बाद की अवधि में ये कुछ इसमें डैमेज या कुछ कर सकता है जो लेसी है, तो आप स्टे ऑर्डर या एक स्टेटस को का आदेश भी आप कोर्ट से ले सकते हैं। यानी पहले ही आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जो आपकी एप्रीहेंशन है, जो आपकी शंका है, वो शंका लिखते हुए आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट आपको स्टे ऑर्डर या स्टेटस को का आदेश पारित कर सकता है। अब जो 134 धारा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि अगर किसी संक्रमणीय या असंक्रमणीय भूमिधर या ग्राम पंचायत की ज़मीन पर बिना अधिकार के कोई आसामी अध्यासी उस पर काबिज है, हट नहीं रहा है, तब आप उसको हटा सकते हैं। इसमें आपको नोटिस देना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर वो जो अध्यासी है वो आपकी नॉलेज में है, इसलिए उसको, लेकिन है वो बिना अधिकार के, उसको पता है कि उसका अधिकार नहीं है, तब भी आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। एक नोटिस देने के बाद में अगर वो नोटिस की अवधि 2 माह की समाप्त हो जाएगी और उसके बाद भी वो नहीं हट रहा है, तब आप उस बात को ला सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में देनी है कि इसमें राज्य सरकार और ग्राम पंचायत ये आवश्यक पक्षकार हैं, यानी जो संबंधित ग्राम पंचायत है उसको और राज्य सरकार को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। तो राज्य सरकार को नोटिस आप समझ ही रहे हैं कि वो जो सरकारी वकील हैं वो उस नोटिस को लेंगे और उसकी पैरवी वो सरकारी वकील ही उसकी पैरवी करेंगे। और इसमें उसके बाद में इसमें सेक्शन 135 है वो रिपील कर दिया गया है, वो ख़त्म हो गया है। 136 में
ग्राम पंचायत की भूमि से बिना हक के कब्जेदार की बेदखली या क्षतिपूर्ति, इसका बाद ग्राम पंचायत ला सकती है, वो सेक्शन 136 है। उसके बाद में सेक्शन 137 में ये है कि अगर आप जो आदेश हुआ है बेदखली और क्षतिपूर्ति का, अगर आप उससे क्षुब्ध हैं, आपको लगता है कि ये जो आदेश है वो गलत हुआ है, मुझे इसमें नहीं सुना गया या मेरा पक्ष सही से नहीं किया गया, या जो आदेश हुआ है उसमें क्षतिपूर्ति में कुछ गलती है, या जो भी आपको लगता है, तो आप उस आदेश से क्षुब्ध होकर के कमिश्नर के यहाँ अपील दायर कर सकते हैं। तो ये इजेक्टमेंट की कार्रवाई है। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। और एक ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की है कि आपस में जो लेसी है और जो भूमिदर है उनमें विवाद ना हो, इसलिए ये कोर्ट में ही से इसका निपटारा हो। क्योंकि अगर प्रावधान अगर ये ना होगा तो आप समझिए कि वो कहेगा कि जो भूमिदर है वो कहेगा कि भाई भागो, तुम गलत मेरी ज़मीन पर आ गए हो, और एक विवाद बढ़ेगा। संभावना है कि शांति भंग भी हो सकती है, उनमें झगड़ा भी हो सकता है। तो जो ड्यू प्रोसेस है वो अपनानी होगी, और आपको जो आपके संबंधित उपजिलाधिकारी है या एसडीओ है उसके न्यायालय में धारा 134 या 131 से लेकर के 137 के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद।